दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है जो स्त्री वास्तु शास्त्र के दो काम कर ले उसका पति अपनी प्रेमिका से नफरत करने लगता है और पुनः अपनी पत्नी से प्रेम करने लगता है। आखिरकार वो दो काम कौन से हैं? आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार एक साधु अपनी कुटिया पर बैठे हुए थे। उसी समय उनके पास में 4 स्त्रियां आती हैं जिनके पति पराई स्त्रियों के चक्कर में पड़े हुए थे और आकर के वो साधु से कहने लगीं, महाराज, हमें कोई ऐसा उपाय बताओ जिसके करने से हमारे पति पराई स्त्रियों से नफरत करने लगें, जिन्हें वो आज अपनी जान से भी ज़्यादा चाहते हैं। फिर साधु ने कहा, मैं तुम्हें आज वास्तु शास्त्र के कुछ नियमों के बारे में बताता हूँ। वास्तु शास्त्र के नियमों की एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हें कुछ ऐसे उपायों के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा जिनका अपने जीवन में पालन करने से तुम्हारे पति पराई स्त्रियों के बस में नहीं रहेंगे और उनसे घृणा करने लगेंगे। साधु कहते हैं, ये कहानी राजा अंबर सिंह और रानी चारुमती की है। राजा अंबर सिंह अपने पराक्रम, विद्वता और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके राजमहल की दीवारें संगमरमर की थीं और छतें चंदन की सुगंध से महकती थीं, किंतु इन दीवारों के भीतर एक धीमा विष घुला हुआ था जो प्रेम और विश्वास को निगल रहा था। रानी चारुमती, जिन्हें हर इंसान देवी स्वरूप मानता था, अब राजमहल के कोनों में अकेले बैठी दिखाई देती थीं, क्योंकि अब राजा का मन किसी और में रम गया था। एक चित्रलेखा नाम की नर्तकी थी जो बहुत ही सुंदर थी, जिसकी आंखों में मद था और शब्दों में मोह था। चित्रलेखा ने धीरे धीरे राजमहल में अपनी जगह बना ली। नाच करती, गाना गाती उसने राजा को मोह लिया, अपने बस में कर लिया। इस प्रकार धीमे धीमे जो चित्रलेखा नाम की नर्तकी थी, अब वो राजसभाओं में स्थान पाती और राजा के कक्ष तक पहुंच चुकी थी। वहीं राजा की रानी चारुमती ने बहुत प्रयास किया, विनय, क्रोध, मौन, यहाँ तक कि व्रत किया, मगर राजा अंबर सिंह को वो बदल नहीं सकी। उसने अपने पति राजा अंबर सिंह को बहुत समझाया कि आप पराई स्त्री के चक्कर में न पड़ें, आप मुझसे प्यार करें, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। पराई स्त्री के साथ में प्यार करना, अपनी पत्नी के साथ में छल करना, ये चरित्रहीनता कहलाता है, आप ऐसा न करें। साधु आगे कहते हैं, एक दिन जब चारुमती अपने पूर्वजों के महल के एक पुराने हिस्से में घूम रही थीं, वहाँ पर एक धूल से भरी अलमारी में से एक ताड़पत्र गिरा। उस पर लिखा था, राजा अपनी रानी को प्यार न करके उससे नफरत करने लगा हो और पराई स्त्री के बस में हो गया हो, तो घर का दोष जांचो। यदि घर का दोष दूर हो जाएगा तो राजा निश्चित ही अपनी रानी के पास में वापस लौट आएगा और अपनी प्रेमिका से नफरत करने लगेगा। कभी भी पराई स्त्री को गंदी नज़र से नहीं देखेगा। यदि ऐसी समस्या किसी भी स्त्री के साथ में होती है, यदि कोई भी स्त्री ये समझती है कि उसका पति उसे न चाहकर किसी प्रेमिका के बस में पड़ा हुआ है, पराई स्त्री के चक्कर में फंसा हुआ है, तो उसे अपने घर का उत्तर द्वार देखना चाहिए। यदि वहाँ छाया या मार्ग विघ्न हो तो समझ लो प्रेम विपथ पर जाता है और घर का मुखिया निश्चित ही पराई स्त्री के चक्कर में फंसा रहता है। साधु आगे कहते हैं, जैसे ही उस रानी ने उस ताड़पत्र को पढ़ा तो चारुमती एकदम से चौंकी। उन्होंने तुरंत ही राजपुरोहित से आग्रह किया कि वो तुरंत ही किसी वरिष्ठ वास्तुविद को बुलवाएं और घर के दोष को दिखवाएं। फिर तो कुछ ही दिनों में
महल में पहुंचे वास्तुविद, जिनका नाम था भानुदेव, जो बहुत ही वृद्ध थे, लेकिन वो एक तेजस्वी मुनि थे, जिनकी आंखों में युगों का ज्ञान था। इस प्रकार रानी की बात को सुनकर के भानुदेव जो वास्तुविद थे, उन्होंने रानी से कहा, महारानी, महल का उत्तर द्वार सबसे संवेदनशील होता है, जहाँ से शांति और प्रेम का प्रवेश होता है। यदि वहाँ कोई लोह मार्ग या सीधा रास्ता शयन कक्ष की ओर जाता है तो वो प्रेम को बाहर खींच लेता है। फिर तो चारुमती चौकी, क्योंकि वास्तव में कुछ वर्षों पूर्व उत्तर दिशा में एक लोहे की छड़ी से बना पुल बनवाया गया था, जो सीधा महल के राजकक्ष की ओर जाता था, और उसी रास्ते से अब राजा की प्रेमिका यानी वो नर्तकी चित्रलेखा का आना जाना हो गया था। फिर तो ऐसा नज़ारा देख कर के वास्तुविद भानुदेव बोले, महारानी, इस दोष को हटाना होगा, इस पुल को तुरंत ही हटवाइए। साथ ही मैं एक उपाय दूंगा जिससे राजा की चेतना शुद्ध हो और उनका प्रेम पुनः अपने मूल स्रोत यानी आपकी ओर लौट आए। फिर तो रानी बोली, महाराज, क्या उपाय है, आप शीघ्र ही बताएं। वहीं भानुदेव जो वास्तुविद थे एकदम से मुस्कुराए और बोले, शुक्ल पक्ष की सप्तमी को चंदन, केसर, तुलसी और स्वर्ण पत्र लेकर उत्तर दिशा में दीप जलाना। राजा के शयन कक्ष में तुलसी का पौधा दक्षिण पूर्व कोने में रखें और एक रुद्राक्ष माला जो राजा की प्रेमिका चित्रलेखा है उसके मार्ग में गाड़ दें, जहाँ से वो महल में प्रवेश करती है। मैं जिस उपाय के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ वो उपाय बिलग बासुत संयम कहलाता है, जो पर स्त्री के आकर्षण को तोड़ता है। फिर तो रानी ने तुरंत ही वो सब कराया जो भानुदेव ने बताया, और फिर अगले ही सप्ताह वो नर्तकी चित्रलेखा अचानक बीमार पड़ गई। उसका मोह भंग हुआ और वो महल छोड़कर के राजा के पास से चली गई। उधर जैसे ही राजा नींद से जागे और उन्होंने पहली बार यानी वर्षों के बाद में अपनी रानी चारुमती की आंखों में जब झांका तो रानी ने क्या देखा कि राजा की आंखों में बहुत बड़ा पश्चाताप था, जो कि अपनी रानी चारुमती से इतने वर्षों तक दूर रहे और एक नर्तकी चित्रलेखा के प्रेम में फंसे रहे। साधु आगे कहते हैं, रानी चारुमती ने जैसे ही वास्तुविद भानुदेव द्वारा बताए गए उपायों को करना शुरू किया, राजमहल की हवाओं में कुछ बदलता सा महसूस होने लगा। शुक्ल पक्ष की सप्तमी की सुबह जब सूरज हल्की लालिमा लिए पूरब से उगा, रानी ने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए। उनके हाथों में चंदन, केसर, तुलसी और स्वर्ण पत्र था। उत्तर दिशा की ओर मुख करके उन्होंने दीप प्रज्वलित किया और मंत्रोच्चारण के साथ में रानी ने आहुतियाँ दी। ओम वास्तुदेवाय नमः, प्रेम धारय, मोहम हारय, गृहस्थ धर्म पुनः स्थापय। और फिर रानी ने जैसे ही मंत्रों का उच्चारण किया वैसे ही दीपक की लौ जैसे उत्तर दिशा के अंधेरे को चीरती हुई जा रही थी। साथ ही उसी दिशा में जहाँ चित्रलेखा यानी वो नर्तकी महल में प्रवेश करती थी, वहाँ रुद्राक्ष की माला भूमि में गाड़ दी गई। महल के दक्षिण पूर्व कोने में तुलसी का पौधा रखा गया और उसका स्पर्श करके रानी ने मौन व्रत धारण किया। उधर राजा अंबर सिंह ने ये सब देखा नहीं, लेकिन कुछ अनुभव करने लगे। अजीब बेचैनी, जैसे किसी पुराने भुलाए गए रास्ते की याद बार बार उन्हें परेशान कर रही हो। राजसभा में बैठते समय उनकी दृष्टि कई बार खाली सिंहासन की ओर जाती जहां रानी चारुमती बैठा करती थीं। चित्रलेखा नर्तकी अब कुछ अस्वस्थ रहने लगी थी, उसके चेहरे की चमक बुझ रही थी। और फिर एक रात्रि को चित्रलेखा नर्तकी राजा से बोली, महाराज, मुझे नहीं लगता कि मैं अब महल के योग्य हूँ। मेरा मन विचलित है। मैं अब लौटकर वापस जाना चाहती हूँ जहाँ से आई थी। साधु आगे कहते हैं, इस प्रकार नर्तकी चित्रलेखा की बात को सुनकर के राजा एकदम से चौंके, क्योंकि उनकी प्रेम का चित्रलेखा जो थी चंचलता और आत्मविश्वास की मूर्ति थी।
मगर राजा ने कुछ नहीं कहा, बस उसे जाने दिया। मन में एक सोच जरूर था कि आखिरकार आज चित्रलेखा मुझसे बहकी बहकी बातें आखिर क्यों कर रही है। उधर उस रात जब राजा अपने कक्ष में अकेले थे, हवा में तुलसी की गंध धीरे धीरे घुलने लगी। उसे महसूस करते हुए उनकी आंखें बंद हुईं और उन्हें याद आया वो रात जब उन्होंने पहली बार अपनी रानी चारुमती को देखा था। वो चंपा के फूलों से सजी एक मंदिर में दीप जला रही थीं। फिर तो राजा ने सोचा, वो स्त्री जिसके पीछे मैंने अपनी रानी चारुमती को भी छोड़ दिया, उसके साथ में छल किया, वो मुझसे दूर चली गई। और फिर सुबह होते ही उन्होंने पुरोहित को बुलवाया और कहा, मेरे मन पर लगता है कोई अदृश्य भार है। मैं बरसों से भटका हुआ हूँ, क्या मेरे महल में कोई दोष है? वहीं पुरोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, रानी ने पहले ही वास्तुविद भानुदेव से परामर्श करके दोष का शमन कर दिया है। आपको बस अपनी चेतना को स्वीकार करना है। वहीं राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने अपने वस्त्र बदले और रानी चारुमती के कक्ष की ओर चल पड़े। इस प्रकार दरवाजे पर पहुँचे तो क्या देखा कि रानी चारुमती तुलसी की सेवा कर रही थीं। उनकी आंखों में शांति थी, पर अधरों पर कोई गिला नहीं था। वहीं राजा ने धीमे स्वर में कहा, रानी चारुमती, क्या तुमने अब भी मेरा स्थान अपने हृदय में बचाकर रखा है? चारुमती ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो बस तुलसी के पास रखे जलपात्र से पानी लेकर राजा के चरणों पर डालने लगीं। साधु कहते हैं, वो स्त्री का कोई झुकना नहीं था, वो केवल एक क्षमा का संकेत था। फिर तो अपनी रानी चारुमती को अपने चरणों पर पानी डालते हुए देख करके राजा के नेत्र भर आए और फिर उन्होंने धीरे से रानी का हाथ थाम लिया। उस दिन के बाद में राजमहल की दीवारों में फिर से संगीत गूंजने लगा। राजा अब अधिक समय महल में बिताने लगे। सभा में, जनता में, और सबसे ज़्यादा समय यदि देते थे तो अपनी रानी चारुमती को देने लगे। उधर नर्तकी चित्रलेखा का नाम अब इतिहास की गहराई में खो गया और रानी चारुमती का प्रेम, धैर्य और विश्वास एक वास्तु शुद्ध प्रेम का प्रतीक बन गया। महल के उत्तर द्वार से निकलती सर्द हवाओं में अब एक नई गरिमा थी। राजा अंबर सिंह, जो कभी केवल युद्ध और विस्तार में रमा करता था, वो अपने कक्ष में घंटों राज्य व्यवस्था और गृहस्थ संतुलन पर विचार करने लगा। एक दिन राजसभा में राजा ने अपने आमत्यगढ़ पुरोहित और वास्तुविद भानुदेव को बुलवाया। सभा के मध्य में राजा ने घोषणा की कि आज से वास्तुशास्त्र को केवल महल तक सीमित नहीं रखा जाएगा। जिस तरह राज्य को शासन की मर्यादा चाहिए, उसी प्रकार हर घर को शांति की दिशा चाहिए। जो दोष मैंने अपने महल में अनुभव किया, जिसकी वजह से मेरा चरित्र गिरा, जिसकी वजह से मैंने अपनी सुंदर पत्नी चारुमती को छोड़कर के उस नर्तकी के चक्कर में फंस गया, और इन्हीं वास्तु उपायों की वजह से मैंने रानी को पुनः प्राप्त किया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वास्तु दोष आम जन के घरों में भी व्याप्त होगा, और जिस घर में ये वास्तु दोष व्याप्त होगा, वहाँ मेरी रानी चारुमती की तरह कोई और स्त्री भी अपने पति के मिलन के लिए तड़फ रही होगी, और उसका पति पराई स्त्री के चक्कर में निश्चित ही पड़ा होगा। अब समय है कि वास्तुशास्त्र को जनजीवन का अंग बनाया जाए। फिर तो राजा की बात को सुनकर के सभा में सन्नाटा सा छा गया। ये निर्णय अकल्पनीय था। राजा स्वयं गृह धर्म को राजधर्म में परिवर्तित कर रहे थे। राजा ने आदेश दिया कि राज्य भर में गृह संस्कार समितियां बनाई जाएंगी, जिनमें आचार्य भानुदेव जैसे वास्तुविद होंगे, और वो हर गांव में जाकर उत्तर, ईशान, नैऋत्य और आग्नेय कोणों की शुद्धता की जांच करेंगे। राजा ने ये भी कहा कि मेरे राज्य में हर नवविवाहित जोड़ा जब गृह प्रवेश करे तब उत्तर दिशा को शुद्ध करके प्रवेश करे। घर का मुख्य द्वार यदि दोष युक्त हो तो रिश्ता चाहे कितना भी मजबूत हो, वो धीरे धीरे टूट जाता है, और जब द्वार ठीक हो तो भीतर का प्रेम स्वयं मार्ग ढूंढ लेता है। साधु आगे कहते हैं, रानी चारुमती ने राजा की बात सुनकर के अपनी आंखें मूंद लीं
उनके अधरों पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने आभास किया कि ये वही राजा हैं जिसे उन्होंने कभी मन से वर्ण किया था। अब वो न केवल उसके पति हैं बल्कि एक जागृत शासक भी हैं। इस प्रकार कुछ ही सप्ताहों में राज्य में बदलाव दिखने लगा। गांव में लोग अपने घरों की दिशा सुधारने लगे। पति पत्नी में बढ़ता तनाव कम होने लगा। और सबसे अद्भुत दृश्य था कि एक वृद्ध दंपति जो वर्षों से एक दूसरे से बोलते नहीं थे, उन्होंने घर के उत्तरी कोने में तुलसी का पौधा लगाया और अगली सुबह उन्हें बरामदे में साथ बैठा चाय पीता देखा गया। राजा ने महल के भीतर भी एक गृह धर्म मंडप बनवाया जहां स्त्रियां आकर वास्तु और दाम्पत्य पर चर्चा करती और युवराजों को सिखाया जाता कि घर केवल ईंट और पत्थर से नहीं, दिशा और दृष्टि से बनता है। साधु आगे कहते हैं कि एक दिन जब सूर्य अस्त हो रहा था, राजा अंबर सिंह अपने कक्ष की खिड़की से बाहर देख रहे थे। रानी चारुमती राजा के पास आई और धीमे सुर में पूछा, प्रभु, अब क्या आपके भीतर का प्रेम भी दिशा पा गया? राजा ने उनकी ओर देखा और कहा, हे रानी, तुम मेरे जीवन की ईशान कोण हो, जहाँ से सबसे पवित्र ऊर्जा आती है। मैंने वास्तु से सीखा कि जिस स्त्री ने मेरे जीवन की नींव रखी, उसी से दूर होकर मैं स्वयं भी ढहने लगा था। अब जब नीम को सींचा है तो महल फिर से खड़ा है। मेरा मन, मेरा राज्य और मेरा प्रेम। समय बीत चुका था, महल वही था, लेकिन उसके द्वारों की दीवारें अब इतिहास की गवाही थीं। तो मित्रों, इस कहानी से ये सीख मिलती है, हर घर में जहाँ प्रेम डगमगाता है, जहाँ कोई पत्नी मौन रहकर सहती है, जहाँ कोई पति भ्रमित होकर लौट आता है, वहाँ ये कथा एक दिशा बनकर गूंजती है। तो मित्रों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें।